जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे सोवेनियर स्टेट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेती है तो सवाल ये नहीं होता कि क्यों। सवाल ये होता है क्या वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही है। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए और वेनेजुएला के ऊपर चल रहे अटैक्स के बारे में। पॉलिटिक्स नहीं, परसेप्शन नहीं, नरेटिव नहीं, सिर्फ लॉ। मैं हूं एडवोकेट गोविंद बाली और ये है द लीगल वॉर रूम। और आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि किसी भी कंट्री को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं, लेकिन लीगल इश्यूज को समझने के लिए और इंटरनेशनल लॉ की वैलिडिटी को समझने के लिए। यूएन चार्टर, स्टेट्स सोवरेनिटी और उसको ही फोर्स के रूल में कैसे लाया जा सकता है और उसकी क्या वैलिडेशन होती है, हम उस चीज की बात करने वाले हैं। पार्ट 1, इंटरनेशनल लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेशनल लॉ किस चीज पे काम करता है। इंटरनेशनल लॉ इमोशंस पे नहीं, कस्टम्स पे काम करता है जो रूल्स के अंदर या लॉ के अंदर बदल जाते हैं। और इसका फाउंडेशन है यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये वही चार्टर है जो अपने आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 में कहता है ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट or use of force against the territorial integrity or political independence of any state। सिंपल बात ये है कि ये कहता है कोई भी कंट्री नॉर्मली किसी और देश के ऊपर या अपने मिलिट्री के साथ फोर्स यूज नहीं कर सकती। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ किसी एक कंट्री के ऊपर लागू नहीं होता, ये ग्लोबल रूल है। ये रूल हर उस कंट्री के ऊपर लागू होता है जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर को फॉलो करती है। अब हम अपने दूसरे बात पे आते हैं वीडियो के, जो बात करता है फोर्स यूज करना कब लीगल होता है और कब इलीगल होता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कहती है कि अगर उसकी ऑथराइजेशन दी जाए तो मिलिट्रीज की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करती है जब किसी भी अटैक को, तो उसकी ऑथराइजेशन को वैलिड माना जाता है। इसके लिए परमानेंट मेंबर्स का वीटो ना होना जरूरी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि वेनेजुएला के केस में ऐसा कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लिया गया, तो क्या उसका अटैक करना लीगल था या फिर ये कोई सेल्फ डिफेंस का एक्ट था। सेल्फ डिफेंस जो है वो तब किया जाता है जब आपके ऊपर कोई हमला हो रहा हो। वेनेजुएला ने ऐसा कौन सा हमला किया यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जिसके कारण उन्होंने उसके प्रेसिडेंट को ही उठा लिया और कहा कि अब उसका ट्रायल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर चलेगा। 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेल्फ डिफेंस का जो क्लॉज है उसको यूटिलाइज करने के लिए। आर्म्ड अटैक हो चुका होना चाहिए या इंटेंडेड हो, रिस्पॉन्स नेसेसरी हो या रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट भी होना चाहिए। आप एक सोवेनियर स्टेट के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं, एबडक्ट कर लेते हैं, तो ये सवाल आएगा ही ना, क्या हमारे लिए ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण हमें सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। सवाल ये है क्या वेनेजुएला ने यूएस पे आर्म्ड अटैक किया था या कोई ऐसा इमिनेंट थ्रेट था जिसके कारण यूएस को सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। सिर्फ पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी या सैंक्शन वायलेशन से सेल्फ डिफेंस का क्लॉज हम यूज नहीं कर सकते। प्रीएम्प्टेड सेल्फ डिफेंस और यूएस डॉक्ट्रिन, मैं अब इसको पार्ट 3 में आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूएस अक्सर एक प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की बात करता है। ये प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस होता क्या है? इसका मतलब होता है फ्यूचर थ्रेट्स के बेसिस के ऊपर पहले स्ट्राइक करना। इसका लेकिन इंटरनेशनल लॉ इस कॉन्सेप्ट को बहुत नैरोली एक्सेप्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर कहीं भी प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की बहुत क्लियर बात नहीं करी गई है, तो लोग फिर भी यूएस के इस डिफेंस को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है थ्रेट तुरंत होने वाला हो, पर इमिनेंस का मतलब होता है थ्रेट तुरंत होने वाला हो, बट इन दिस केस ऐसा तो कोई थ्रेट हुआ ही नहीं। स्पेकुलेशन या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होने के अलावा भी काफी नहीं होता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का एग्जिस्ट करना ही काफी नहीं है इमिनेंट थ्रेट के लिए। हमें आगे ये समझना पड़ेगा कि क्या जो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का एक्सक्यूज हर बार या रीजन जो यूएस लेता है, क्या ये सही है? क्या इसके कारण ही हर बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि वो वहां पे डेमोक्रेसी वापस लाना चाहता है और उसकी सोवरेनिटी को खत्म कर देता है?
हमें आगे जाकर ये बात करनी पड़ेगी, रिजीम चेंज एंड इंटरवेंशन का जो डिसीजन है वो एक सोवेनियर स्टेट के लोग लेंगे, उसके वी दी पीपल या वहां के जो लोग हैं वो लेंगे। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ये राइट है वो किसी भी देश का तख्ता पलट कर सके जब उसका मन करे या उसको जब भी इमिनेंट थ्रेट लगे? हमें ये समझना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ की जो रिजीम है वो चेंज को जस्टिफाई नहीं करती। वो एक स्टेट दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट बदलने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज करे, इसको भी जस्टिफाई नहीं करती। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट भी हाईली कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी हम क्यों बार बार यूएस की बातों में आते हैं और यूएस को कभी भी कोई कोई कुछ नहीं कहता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात भी होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जो प्रोटेक्ट है जिसको R2P कॉन्सेप्ट के अंदर लिया जाता है, तब भी आइडियली यूएन फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी देश की सोवरेनिटी को भंग कर देंगे, उसके प्रेसिडेंट को आप उठा लेंगे, डिटेन कर लेंगे और फिर आप बोलेंगे कि कल से ये देश हमारे कंट्रोल के अंदर चलेगा। इसको डेमोक्रेसी लाना नहीं कहते। और ये वही प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जो पीस नोबेल प्राइज फॉर पीस को लेना चाहते थे, जिनको अभी फीफा का नोबेल प्राइज मिला फॉर पीस, या फिर उनको एम्बेसडर फॉर पीस माना गया। पर क्या ये सही किया है जो उन्होंने करा है? क्या ये लीगली साउंड है? सोवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक जो देश है उसके लोग और वो देश खुद किसी भी डिसीजन को लेगा। और स्टेट सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ का कोर प्रिंसिपल है। जब मैं कोर प्रिंसिपल की बात करता हूं, इंटरनेशनल लॉ किसी भी देश की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि यही मेन प्रिंसिपल है। हर कंट्री का अपना पॉलिटिकल एक रिजीम है, एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, और हर कंट्री को अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम चूज करने का अधिकार है। सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर ये अलाउड हो सकता है, लेकिन मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट वायलेशन बन जाता है अगर लीगल एक्सेप्शन सेटिस्फाई ना हो तो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की भी ज्यादातर फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। तो क्या इस बीच में यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी कोई एक्शन का काबिल बनेगा? क्या यूनाइटेड नेशंस कोई भी सैंक्शन पारित करेगा? ये आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की हम बात करते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में IHL बोलते हैं। अगर फोर्स यूज होती है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई होता है। यहाँ प्रिंसिपल आते हैं डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी और मिलिट्री नेसेसिटी की। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना होता है और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी है। वॉर लीगल हो या इलीगल, IHL के कंप्लायंस फिर भी जरूरी होते हैं। क्या किसी कंपाउंड के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करके इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का पालन हुआ? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने IHL को वायलेट किया? अब जो पार्ट्स ला है वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कौन कॉन्सिक्वेंसेस इनके ऊपर देखेगा और इन कॉन्सिक्वेंसेस से होगा क्या। अगर इलीगल माना जाता है कोई भी मिलिट्री एक्शन तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं रिपार्टेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इंटरनेशनल कंडेमनेशन, फ्यूचर सैंक्शंस। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट वीक हो सकती है, लेकिन लीगल रिकॉर्ड मैटर करता है। पर क्वेश्चन ये है कि किसी एक छोटे से देश के पास क्या इतनी पावर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगवा सके? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आएगी इस बारे में किसी देश की सैंक्शंस को बताने के लिए, या इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि एक सेकुलर देश और एक देश की सोवरेनिटी बची रहे? अब ग्राउंड रियलिटी वर्सेस लॉ। ग्राउंड रियलिटी क्या है? यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच हम सबको जानना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ पावर के बिना वीक लग सकता है, लेकिन लॉ का काम ये रिकॉर्ड बनाना होता है कि क्या राइट था और क्या गलत था। अब जो प्रेसिडेंट बनते हैं कल वही दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट यूज होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, इट डज नॉट मीन कि वो किसी भी देश के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्लियर है, मिलिट्री पावर लीगल अथॉरिटी नहीं होती। हर एक्शन को यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क में जस्टिफाई करना पड़ता है। पॉलिटिक्स टेम्पररी होती है, लॉ परमानेंट रिकॉर्ड छोड़ता है।
ये डिस्कशन सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए थी। अगर आप ग्लोबल इश्यूज को जानना चाहते हैं पर न्यूज़ की नज़रों से नहीं, लीगल डॉक्ट्रिन्स की नज़रों से और लॉ की नज़रों से, तो द लीगल वॉर रूम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।